आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि होने वाला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब भी हम कोई नया वेंचर शुरू करते हैं, तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं उस प्रोजेक्ट का, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि क्या वो प्रोजेक्ट फीज़िबल है, क्या हमें उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एनालिसिस इज अ डिसीजन मेकिंग टूल दैट हेल्प्स अस डिटरमाइन द प्रोजेक्ट feasibility by evaluating the cost versus benefit of the project। ठीक है, तो हमें क्या मदद करता है डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में प्रोजेक्ट की feasibility, क्या वो feasible है, क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ऑल द कॉस्ट एंड बेनिफिट आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, हम उसे एक मॉनेटरी वैल्यू दे देते हैं ताकि हमें उसे क्वांटिफाई करना आसान हो जाए, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा बेनिफिट ज्यादा हो रहा है या हमारा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। इट इज डिस्काउंटेड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि समय के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, तो हम उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिस्काउंट करते हैं और जो भी उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसमें एक्सप्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है या हमारा बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलता है? व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है, ऑन द सोसाइटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, तो उसे हम टर्म देते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इट कंसिडर ऑन द इंटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने भी इंटेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट हैं प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड, हम उन सभी को कंसीडर करते हैं और उसे हम एक मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, कन्वर्ट्स देम इनटू अ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो भी पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सभी इसमें होते हैं, जैसे डीएमआरसी। ठीक है, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो एक बहुत ही सही एग्जांपल हुआ इसका। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो जब भी दो तरह के सेक्टर्स होते हैं जनरली हमारे देश में कहीं भी, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो देखो जब भी प्राइवेट में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है? हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। ठीक है, अब देखो तुम एक प्राइवेट सेक्टर खोले हो, ठीक है, तुम्हारा एक प्राइवेट फर्म है, तो उनमें कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे जिनका पैसा लगा हुआ है। तुम्हारा ये काम बनता है, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम उन स्टेक होल्डर्स को उनके पैसे हाई रिटर्न्स में वापस करो। ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम एक हाई प्रॉफिट बनाओ, ये सब तुम्हारे एम्स होते हैं। ठीक है, तुम चाहते हो कि एक सरप्लस जनरेट करो ताकि तुम और ज्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सको। ठीक है, तो जब भी तुम एक प्राइवेट फर्म खोलते हो तो तुम्हारे ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जब तुम एक पब्लिक सेक्टर फर्म खोलते हो तो तुम्हारा ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा पैसा बनाना है या तुम्हें किसी को हाई रिटर्न्स देना है, ये सब तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं होता है। तुम्हारा प्रायोरिटी होता है मैक्सिमाइजिंग पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तुम्हारा मेन एम होता है कि जो पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं। ठीक है, पब्लिक को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा दे सकते हैं, ये तुम्हारा एम होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर मैटर्स मोर देन मॉनेटरी बेनिफिट इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो वही होता है जब भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं पब्लिक सेक्टर में, जैसे कि जो दिल्ली मेट्रो हो गई। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की वजह से ओवरऑल पॉल्यूशन कम हुआ है सिटी में, ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो कम हुआ है। तो ये सब चीजें, ठीक है, ये सभी बेनिफिट है, ये सब भी हम देख लेते हैं इसमें पब्लिक सेक्टर के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में।